दोस्तों, इंटरनेशनल यात्रा करते समय आपने इस तरीके की लंबी लंबी लाइनों को ज़रूर फेस किया होगा। इमिग्रेशन के अंदर जो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जहाँ पर आपका करीब आधे से 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एयरपोर्ट पर एफटीआई टीटीपी का एक काउंटर आपको मिल जाएगा। पहली बार जब आप आओगे तो इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अपना कराना होता है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया, उसके बाद में आप सभी लोग कभी भी आते हो तो आप ई गेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। लाइनों में बिल्कुल लगने की जरूरत नहीं। करीब आधे से 1 घंटे जो केवल इस बात के लिए आपको समय लग जाता था इमिग्रेशन को क्लियर करने के लिए, जो ऑफिसर्स के सवालों को आपको फेस करना पड़ता था, वो आपको करने की जरूरत नहीं। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे आप कर सकते हो? इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर सर्च करना है FTI TTP। तो हमारे सामने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हो तो आपको लॉग इन एंड साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला पेज आएगा जहां पर लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां पर इंटर करने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं, हमारे पास में अभी इसका यूजर आईडी अकाउंट है नहीं, तो हमें साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए हम अपनी जो जीमेल आईडी है दर्ज करेंगे। इसके अलावा कंट्री कोड इंडिया सेलेक्ट करेंगे और अपना जो मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद में सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, जो आपने जीमेल आईडी दर्ज करी है उस पर आएगा। हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होगा, जिसके जरिए लॉगिन करना होगा। तो पासवर्ड आप अपने मर्जी का रख सकते हो। मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका जो पासवर्ड है वो होना चाहिए। एक लेटर कम से कम कैपिटल हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। इसके बाद में हम क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। हम अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, पासवर्ड जो भी हमने खुद से बनाया है वो दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर जो भी दिखाया गया है सेम हमें यहाँ पर इंटर करना है और लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पोर्टल पर आप लॉग इन हो जाते हो। अब लॉग इन करते ही हमारे सामने अगला जो पेज आएगा, जहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के मोबाइल फोन पर भी एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आता है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब हम अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आप सभी लोग देखोगे कि अभी नया प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है। अभी किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, 0 मेंशन किया गया है। हमें यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने अगला जो स्टेप आता है, जहाँ पर आप देखोगे कि नेशनलिटी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम एक इंडियन है तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनकेस कोई फॉरेन नेशनलिटी होल्डर है, जैसे कि किसी के पास USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, लेकिन उसके पास में इंडिया का जो है OCI कार्ड अगर है तो वो भी इस सर्विस को इस्तेमाल कर सकता है। तो हम तो इंडियन सिटीजन हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपका जो पासपोर्ट है क्या वो डिप्लोमेटिक है या फिर ऑफिशियल है, तो नहीं, हमारा जो पासपोर्ट है वो ऑर्डिनरी है, यानी कि आम नागरिक का जो पासपोर्ट होता है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो हमने इसका सिलेक्शन किया है। अब इसके बाद में आप सभी को एक फॉर्म दिखाई देगा, जहां पर आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन भरना है वो इंफॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पर जैसी आपकी इंफॉर्मेशन है उससे मेल खाती हो, यानी कि उसको सामने रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। आपका जो नाम है पासपोर्ट पर गिवन नेम के सेक्शन में जैसे है सेम वैसे दर्ज करना है। आपका जो सर नेम है जैसे पासपोर्ट पर प्रिंटेड है दर्ज करना है और इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले ईयर, मंथ और डेट को चूज कर लेना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट के फ्रंट साइड पर ही ऊपर प्रिंटेड होता है, आप देखोगे वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो क्या है, तो यहाँ पर आप सभी से एक्सपायरी डेट भी पूछी जाती है। तो आपको देखना है जो भी एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर चूज करना है। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
यानी कि अगर आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यू होने वाला है, 6 महीने से कम समय बचा है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो भी एक्सपायरी डेट है हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में जैसे हमारे फादर का नाम है हमारे पासपोर्ट पर बैक साइड में, माता का नाम जैसा है सेम भरना है, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच ना हो। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर टिक करने के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि सी मैन सी फेयर वाला ऑप्शन दिखाया गया है, जिसमें कि ऑक्यूपेशन अगर आपका ये है, अगर आप किसी भी शिप पे काम करते हो तो उस केस में आप यहाँ पर बताते हो। मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर पासपोर्ट का जो टाइप है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो पासपोर्ट है वो ECNR कैटेगरी का है। अगर आप पासपोर्ट का बैक पेज ओपन करोगे जहां पर आपके मम्मी पापा का नाम होता है, वहां पर आप सभी को आपका जो पासपोर्ट है किस कैटेगरी का है वो देखने को मिल जाएगा। देखो ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट होता है उस पर एक चीज मेंशन होती है जिस पे लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो ये आपके पासपोर्ट पर अगर आपका लिखा हुआ है तो ये जो पासपोर्ट है ECR कैटेगरी का है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पर उस जगह पर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो उस केस में आपका जो पासपोर्ट है वो है ECNR कैटेगरी का। दोनों पासपोर्ट की जो इमेज है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरफ है ECNR जिस पे कुछ भी नहीं लिखा गया उस जगह पर, और दूसरा है ECR जिसमें कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक बुरी खबर यहाँ पर बता देता हूँ उनके लिए। बेसिकली अगर आपका जो पासपोर्ट है वो ECR कैटेगरी का है तो उस केस में गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप E-गेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से ECNR कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो आपके पास में होना चाहिए। वैसे डिफ़ॉल्ट तौर पर मोस्टली लोगों को ECNR कैटेगरी का ही पासपोर्ट मिलता है। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं है, या फिर आपने जब पासपोर्ट बनवाया है इनकम टैक्स पेयर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, या 50 साल से अधिक आपकी एज हो चुकी है, 18 साल से एज नीचे है लेकिन आपके मम्मी पापा के पास में पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी का, तो बेसिकली उस कैटेगरी के अंदर आपका जो पासपोर्ट है ECNR कैटेगरी का ही मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल ये है, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के नाम गिनाऊं, जैसे कि UAE, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, जॉर्डन, यमन, इसके अलावा सूडान, ईरान, लेबनान, लीबिया, सीरिया, थाईलैंड। तो इस तरीके के कुछ देश हैं जहां पर अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो, जॉब के सिलसिले में जा रहे हो, तो उस केस में प्रोटेक्टर आप इमिग्रेंट से क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। इसी वजह से E-गेट उनको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। तो मेरे केस में मैं पासपोर्ट होल्ड करता हूँ ECNR कैटेगरी का, मोस्टली लोगों का पासपोर्ट इसी कैटेगरी का होगा, तो हम इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में पूछा जाएगा क्या इसके अलावा भी आपके पास में कोई पासपोर्ट है। तो देखो, अगर आपके पास में कोई भी अदर पासपोर्ट है जैसे कि ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आप उस केस में बता सकते हो। मेरे केस में नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमें अपना जो एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है जैसे कि हमारे पासपोर्ट पर है, वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो कंट्री का नाम हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का नाम है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, स्ट्रीट का नाम, सिटी का नाम वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अपना जो भी स्टेट लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगता है, पिन कोड एरिया का जो भी है वो हम यहाँ पर चूज करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि एड्रेस भी आपका बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे कि आपके पासपोर्ट पर है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जब आप बायोमेट्रिक दो। तो हमने यहाँ पर सेम वैसे ही दर्ज किया है। अब इसके बाद में अगला पेज आता है डिक्लेरेशन का, जहाँ पर बेसिकली E-गेट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ डिक्लेरेशन है, जिसमें कि यहाँ पर बताया जाता है कि E-गेट जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिजिटल तरीके से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन BOI की वेबसाइट पर आपका जो डेटा है वो मौजूद होगा, जहां से आप लॉगिन करके कभी भी रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए ट्रेवल के तो आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक टेम्परेरी एप्लीकेशन फाइल नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। ये जो फाइल नंबर है हमको नोट करके सबसे पहले तो रख लेना है, क्योंकि फॉर्म के अंदर अगला स्टेप भरने के लिए कभी कभार सर्वर एरर आ जाता है, तो उस केस में आपको मदद करेगा। यहाँ पर एक बार मिलान कर लेंगे, सारी चीज़ें सही हैं, आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन इन केस गलत है, आप उसको एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। मेरे केस में बिल्कुल सही है, हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे
तो अगला जो पेज आता है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड का और फोटोग्राफ अपलोड करने का। जहां पर जब भी आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो तो एक चीज़ के यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि फोटो जो भी आप दोगे वो प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए, और फोटो के अंदर मतलब बेसिकली आपका जो फेस है वो फोटो का जो एरिया है लगभग 75% एरिया के अंदर आपका जो फेस है वो कवर करता हो, यानी कि चेहरा आपका क्लियर पूरा उसमें दिखना चाहिए। बैकग्राउंड व्हाइट होगा, इसके अलावा जो है कोई बैकग्राउंड के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। तो चलिए फोटो को हम अपलोड करते हैं, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पासपोर्ट साइज की जो फोटो है जहां पर भी आपने रखी है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप देखोगे कि हमने चूज किया है तो यहाँ पर जो है फोटो को क्रॉप करने का एक टूल आ जाएगा, जिसमें कि बेसिकली जितना परफेक्ट एरिया आप रखना चाहते हो वो यहाँ पर इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो। मेरे केस में अब लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है मेरे केस में जैसे कि बता रहा है इमेज पुअर क्वालिटी इन केस अगर होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है पूरी क्लियर इमेज जा रही है और ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके बाद में अब हमें अपने पासपोर्ट की जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड करना है। फ्रंट और बैक साइड दोनों ही अपलोड करना है, लेकिन एक में मर्ज करके अपलोड नहीं करना है। दोनों का अलग अलग सेक्शन दिया गया है। सबसे पहले तो आप सभी को जैसे कि फ्रंट पेज यहाँ पर अपलोड करना है तो ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ के अंदर अपलोड किया जाएगा। अच्छा, मोबाइल फ़ोन से अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो उसमें जेपीजे फॉर्मेट के अंदर आपकी जो फाइल है वो बनती है, लेकिन यहाँ पर आपको अपलोड करना है वो अपलोड होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि है sarkaridna.com। जहाँ पर आप जाओगे तो जेपीजे फॉर्मेट से अगर आपने फ़ोन से कैप्चर करी इमेज उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और उसका जो साइज़ है वो भी अगर 1 MB से ज़्यादा है, क्योंकि आईफोन वगैरह के अंदर जो फाइल का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम देखोगे कि पहला पन्ना अपलोड हो चुका है, और इसके बाद में हम सेकेंड पेज भी इसी तरीके से ओपन करेंगे और अपलोड कर लेंगे। इसके बाद में सभी पे क्लिक करके प्रीव्यू जरूर देख लेना है कि हाँ हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड हो चुके हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। मैंने देख लिया है, मेरा बैक फ्रंट दोनों पासपोर्ट के यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे सामने क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाता है। अभी जो क्यूआर कोड है डाउनलोड या फिर सेव करने की कोशिश करोगे उससे पहले ही पॉपअप आ जाएगा जहां पर बताया जाएगा कि आप सभी का जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए अभी आपको अपना जो बायोमेट्रिक है वो साझा करना होगा। तो बेसिकली है ये कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि FRRO ऑफिस बोला जाता है, इंडिया के अंदर 12 जगहों पर है, जो कि आपको लिस्ट इसी पोर्टल पे मिल जाएगी, जहां पर भी जा करके आप अपना जो बायोमेट्रिक है दे सकते हो। बेसिकली आपका फिंगरप्रिंट वहां पर लिया जाएगा, फेस स्कैन किया जाएगा, और इसके बाद में आपका जो बायोमेट्रिक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लोग यही करते हैं कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेवल करोगे तो उस समय आप सभी को एयरपोर्ट्स पर जो टर्मिनल बने होते हैं वहां पर ही आप सभी को जो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो ऑफिस है वो मिल जाता है, बेसिकली काउंटर मिल जाता है, जहां पर आप जा करके अपना जो बायोमेट्रिक है वो दे सकते हो। जब आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो डिपार्चर एरिया के अंदर ही आपको FTI TTP का जो रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है वो आपको दिख जाएगा, जहां पर आपको बायोमेट्रिक अपना देना है। अब बेसिकली इसको हम ओके करेंगे। तो अब हमें करना ये है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप जा रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है जो एप्लीकेशन ID दी गई है, जो क्यूआर कोड दिया गया है, ये आपके पास में होना चाहिए। तो इसे आप अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लोगे, अगर प्रिंटर है तो प्रिंट करके भी अपने पास में रख सकते हो। अब देखो, ये रजिस्ट्रेशन कभी भी आप कर सकते हो। मान लो आज आपने किया लेकिन कोई रिसेंट आपकी जर्नी नहीं है, जाने का कोई प्लान नहीं है, तो कभी भी फ्यूचर के अंदर जब आप जाओगे तब अपना जो बायोमेट्रिक है वो दे सकते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप पहले से ही करके रख सकते हो। इन केस अगर आपका जो है क्यूआर कोड खो गया, नहीं मिल रहा है, तो दोबारा से इस पोर्टल पर आप लॉग इन करके यहाँ पर क्यूआर कोड एंड बायोमेट्रिक सेक्शन में जा करके आप अपना जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पर दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार आप एयरपोर्ट पर जब अपना जो बायोमेट्रिक है दे देते हो, उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पूरी तरीके से 5 से 6 दिन लगते हैं इसको एक्टिवेट होने में। तो जब भी आप इंडिया के बाहर जा रहे हो आप करा सकते हो। उसके बाद में जब आप लौट करके आओगे तो आप ई-गेट को इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोसेस क्या है इस्तेमाल करने का, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ई-गेट के जरिए क्रॉस करोगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो पासपोर्ट अपना रखना होगा, और आपका जो बोर्डिंग पास है वो आप मशीन पर रखोगे। बोर्डिंग पास एक से ज़्यादा अगर आपके पास में, जैसे कि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, लेवर है, तो उस केस में जो रिसेंट आपका जो है बोर्डिंग पास है वो आपको रखना है। जैसे आप इतना करोगे तो पहला जो गेट है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे
तो आगे जो है आपका फेस कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक डिवाइस होती है जिस पे आपको बायोमेट्रिक रखना है कि आप ही हो। नेक्स्ट जो डोर है वो भी ओपन हो जाएगा और आप इंडिया के अंदर दाखिल हो जाओगे या फिर इंडिया से बाहर जा रहे हो तो इमिग्रेशन आपका इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको एयरपोर्ट पर अब लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, ई गेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी का पोर्टल पर हमेशा ही डेटा अवेलेबल रहेगा। जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ, मैं इंडिया से जब गया था तो मैंने उस समय इनरोलमेंट कराया था और मैं इंडिया के रिटर्न जब मैंने किया है, जैसे कि आप देखोगे कि मैं जापान से आया था, लेकिन मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हांगकांग वाली, वो जो बोर्डिंग पास है वो हमें यहाँ पर रखना पड़ा था हांगकांग से दिल्ली, यानी कि जो डेस्टिनेशन को पहुँचा रहा है। तो इसका फ़्लाइट का डेट टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो और ये डेटा हमेशा इस पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो यानी कि कोई स्टैंप अगर नहीं लगती तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की ही सर्विस है और आप लोगों को लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही आसान तरीके से और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जिससे कि हर कोई अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, वैल्यू मिली है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे नए हो हमें फॉलो कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।